एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का पुत्र रमेश हमेशा अपनी पत्नी की बातें सुनता था। बिना किसी काम के वो वही करता था जो उसकी पत्नी कहती थी। ये देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता था। अनामिका कभी सोचती भी नहीं थी कि वो उसके पति है और उसे हर तरह का काम करवाती थी। तभी एक दिन अनामिका कहती है, अजी मैंने आपको ठीक से कपड़े धोने को कहा था, अभी तक नहीं धोए। अरे अनामिका, मैं तो भूल ही गया, अभी मैं सारे कपड़े धो देता हूँ। अच्छा, आज खाने में क्या खाओगी तुम? अच्छा, मैं आज फिश करी खाना चाहती हूँ, रात में तुम मेरे लिए बना दोगे? अच्छा ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ और मछली ले आता हूँ। पहले कपड़े तो धो लो जी, फिर तो मछली लेने जा ही सकते हो। अनामिका, ये भी कोई बताने वाली बात है? मैं सब कर दूंगा, तुम जाओ अपने कमरे में सो, मेरी शोना। रमेश ने अपने पत्नी से इस तरह कहा और कपड़े धोने चला गया। ये सारी चीजें शारदा ने पीछे से देख लिया और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी वो चिल्लाने लगी, अरे अनामिका, तू बाहर आ, तुम मेरे बेटे से ये सारा काम क्यों करवा रही हो, पहले ये बता। माँ रुको माँ, अनामिका ये सब सुन के बाहर आ जाएगी। ए चुप, मैं सब देख ही रही हूँ, आज मैं अंत देख के रहूंगी। दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। माँ चुप करो माँ, उसे परेशान मत करो। शारदा रमेश जब चिल्ला रहे थे, अनामिका वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? वैसे तो मुंह खुलता नहीं है, आज आवाज ऊंची हो रही है, क्या मामला है? अरे जब तुम आई थी तो बड़ी आज्ञाकारी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? अपने पल्लू में उसे बांध के रखी हो, तुम्हें उसे सम्मान देना चाहिए। हाँ बताओ, सम्मान नहीं देना चाहिए? मेरे पति मेरी इच्छा, मैं उसे कपड़े धोने बोलूं, बर्तन साफ करने के लिए कहूँ, या फिर उन्हें मैं अपना बाथरूम धोने के लिए कहूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? कितनी असभ्य बात कर रही हो तुम, अमीर होने का गर्व है तुम्हें अनामिका। आप चुप ही रहिए, मैंने इतने दिनों तक सम्मान दिया ये सोच कर कि आप सासू माँ हैं, नहीं तो आपके गाल में एक थप्पड़ लगाती। हाँ मैं अमीर हूँ और आपके बेटे ने पसंद किया तभी शादी की है। आपने तो बस 25 साल उसे देखा है, पूरी जिंदगी तो मैं ही उनका ख्याल रखने वाली हूँ, ठीक है ना? हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप इस बीच में घुसने मत आइए। जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथ का पुतला बनने नहीं दूंगी। क्या आपने क्या कहा? ठीक है, मैं इस घर से जा रही हूँ। अजी क्या आप मेरे साथ आएंगे या फिर आप अपनी माँ के साथ ही रहने वाले हैं? जल्दी फैसला कीजिए, नहीं तो मैं चली। बेटा अगर उसके साथ गए तो बहुत परेशानी भुगतना होगा, मत जा बेटा। माँ मेरी पत्नी के साथ मुझे जाना होगा, मत रोको मुझे। इस तरह शारदा को छोड़ के अनामिका और रमेश शहर चले जाते हैं। शारदा खेती बाड़ी का काम करती थी और अपनी जीविका चलाती थी। कुछ दिनों के बाद गर्मी आई। तेज गर्मी और धूप की वजह से ऐसी परिस्थिति हो गई कि कोई भी फसल उगाना मुश्किल हो गया। ऐसी परिस्थिति में शारदा गांव की एक धनी महिला जगदम्बा के पास काम मांगने के लिए उसके पास जाती है। जगदम्बा के पास जो भी आए काम के लिए वो उसका बहुत सम्मान करती थी। उसने शारदा के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। शारदा, तुम हमेशा किस बारे में सोचती रहती हो? तुम कभी मुस्कुराती नहीं, मुस्कुराने से तुम भी बहुत अच्छी लगोगी। मेरे बेटे के बारे में सोचती हूँ, पता नहीं कैसा है, कभी वो मुझे याद भी करता है या नहीं। चिंता मत करो, वो तुम्हारा बेटा है, वो कभी भी तुम्हारे पास लौट आएगा। नहीं तो मुझे बताओ, मेरा दामाद डीजीपी है, अगर तुम चाहती हो कि वो उसे अरेस्ट करके तुम्हारे पास ले आए तो बता दो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे, यही चाहती हूँ। शारदा की बातें सुन के जगदम्बा मुस्कुराती है। वो दिन निकल जाता है। शारदा अपने घर जाके चाहती है थोड़ी देर वो सो जाए, लेकिन उस दिन इतनी गर्मी और उमस थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बाहर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए वहाँ आकर वो सो जाती है। दूसरी तरफ अनामिका और रमेश विदेश चले जाते हैं। वहाँ वो ठंडी बर्फों के बीच में आराम फरमा रहे थे। वहाँ भी रमेश ही खाना पकाता था और कपड़े धोता था। जगह बदलने की वजह से अब उनकी भाषा भी बदल चुकी थी। हे राम, मुझे हाफ बॉइल्ड एग चाहिए, ला दो ना प्लीज। ठीक है डियर, मैं अभी ले आता हूँ। तुम्हारे लिए एसी बढ़ा दूं क्या? मैं तो हमेशा फुल एसी में रहती हूँ, पहले तो मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। आज रात प्रॉन्स फ्राई एंड चिकन कबाब और फिश करी भी होगा, ठीक है ना? ठीक है डियर, आज का स्पेशल आइटम बहुत ही अच्छे है, मैं जल्दी से पका लेता हूँ, फिर साथ में मिलके खाएंगे। रमेश और अनामिका इस तरह से गर्मियों में ठंडे मौसम का मजा ले रहे थे और इधर
शारदा अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी और गर्मियों में अपनी जिंदगी काट रही थी। इस तरह 2 हफ्ते निकल जाते हैं। एक दिन पेपर में अनामिका और रमेश की तस्वीर देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। वो जगदम्बा के पास ले जाकर उसे वो पेपर पढ़ने के लिए कहती है। जगदम्बा पेपर पढ़ के उसे बताती है, तुम्हारा बेटा और बहू विदेश में शराब पीकर झगड़ा कर रहे थे। इस दौरान वो एक पुलिस अधिकारी को जाकर टक्कर मार दी। क्या हो गया उन्हें? यहाँ पे भी तो वो अच्छे से रह सकते थे ना। विदेश में जाके जेल में सड़ने का क्या मतलब होता है? अरे जगदम्बा, मेरा बेटा बहुत सीधा है। मेरा बेटा और बहू वहाँ फंस गए हैं। तुम्हें कुछ करना होगा। कैसे भी तुम उन्हें बचाओ। चिंता मत करो, मैं अपने दामाद से बात करती हूँ जो डीजीपी है। वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और वहाँ से उन्हें निकाल के यहाँ ले आएंगे। जगदम्बा ने जैसा कहा था वो अपने दामाद डीजीपी से बात करती है और अनामिका रमेश को वहाँ से छुड़ा के ले आती है। बेटे को देखकर शारदा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने बेटे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम कितने पतले हो गए हो। अपना चेहरा देखो कैसा हो गया है। खाना खाते हो या नहीं? माँ। रमेश रोने लगता है। अनामिका शर्म के मारे अपना सर झुका लेती है। देखा बेटा, तुम्हारी माँ का तुम्हारे ऊपर कितनी आशा है। इतना दुख देने के बाद भी वो तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या बेटे को भी अपनी माँ को पलकों में बैठा के नहीं रखना चाहिए? साथ ही अपनी पत्नी की आंखों में आंसू न आए इसका भी ख्याल रखना चाहिए। पर तुमने ये दोनों काम किया है क्योंकि तुम सही नहीं हो, इसीलिए ये सारी घटना घटी। माफ कर दो माँ, मैंने अपनी पत्नी की बातें सुन के गलती की। मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था माँ। रमेश के साथ साथ अनामिका भी शारदा के पैरों तले गिर जाती है। शारदा उन दोनों को घर ले जाती है। बाद में शारदा, रमेश और अनामिका तीनों मिलकर खेतीबाड़ी का काम करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। एक गांव में रमेश और अनामिका एक दंपति रहते थे। दोनों ने प्यार करके शादी की और खुशी खुशी अपने जीवन बिता रहे थे। लेकिन रमेश की माँ शारदा को अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी। कभी कभी रमेश भी अपनी माँ की बातें सुन लेता था और अपनी पत्नी अनामिका को डांट फटकार लगाता था। तभी एक दिन, माँ, फसल कट चुके हैं। इस बार बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। ये लो वो पैसे माँ। मैं अच्छी तरह जानती थी हमारे साथ अच्छा ही होगा। लोग हमारे बारे में बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए हमें। मैं इन पैसों को अलमारी में संभाल के रख देती हूँ। ठीक है माँ। शारदा ने रमेश द्वारा दिए गए पैसे को लेकर शहर चली गई और अपने लिए साड़ियाँ, आवश्यक वस्तुएं खरीद के वो घर ले आई। अनामिका अपनी सासू माँ को देखकर बहुत दुखी हो गई। उस रात वो अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है। ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से कमाई और सारे पैसे आपने जाके माँ को दे दिया। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि आप खुद के लिए भी खर्च करें और सारे पैसे साड़ियों में लगा दी। ये न्याय नहीं है। करने दो खर्च। तुम मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम चाहती नहीं कि मेरी माँ खुश रहे, है ना? मैं सासू माँ के बारे में गलत नहीं कह रही हूँ। मैं बस आपके बारे में सोच रही हूँ। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। अपने पति के बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही हो, तुम अपने बारे में सोच रही हो। मुझे पता है तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है। अब तुम कह नहीं पा रही हो तुम्हें साड़ियाँ चाहिए, इसीलिए तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कह रही हो। ऐसी बात नहीं है जी, आप मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बहुत हो गया, अब कुछ मत कहो। रमेश कड़क होकर अनामिका से बात करता है तो अनामिका चुप हो जाती है। फिर रमेश जल्दी से सो जाता है। अनामिका बस सोचते ही रह गई। उसके पति, उसकी सासू माँ उसे किस तरह से परेशान करते हैं। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका उल्टियाँ करने लगती है। ये देखकर शारदा और रमेश उसके पास जाते हैं। अनामिका, क्या हो गया? बीमार हो क्या? अस्पताल जाओगी क्या? बस इतने के लिए कोई अस्पताल जाता है क्या? रात को ठूस ठूस के खाओगी तो यही होगा ना सुबह। उल्टियाँ हो रही है हजम ना होने की वजह से। इसके लिए इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है माँ। अनामिका, अपना खाना कम करो। अभी मैं जाकर जल्दी आता हूँ। जैसे ही रमेश चला जाता है, शारदा अपनी कटु वाक्य से प्रहार करना शुरू कर देती है। क्या कह रही थी तुम मेरे बेटे को रात में साड़ियों के बारे में, और उसे परेशान कर रही थी ये सब कहकर? हाँ, कितना दुखी हो गया था ये सारी बातें सुन के। अगर तुम्हें साड़ी ही चाहिए था तो तुम मुझसे आके मांग सकती थी। मैं तुम्हें उनमें से एक साड़ी दे ही सकती हूँ। मेरे बेटे को क्यों परेशान कर रही हो? अगर ऐसा करोगी तो जान लो क्या परिस्थिति होगी। तुम मेरे ही बेटे को मेरे ही खिलाफ ले जा रही हो।
ये सब तुम्हारी तरकीब यहाँ काम नहीं करने वाला। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका एक पल भी नहीं रुकती और भाग के पीछे दरवाजे से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। एक तरफ सासू माँ की बातें, दूसरी तरफ पति की बातें बहुत चुभती है। मेरी खुशी की कोई परवाह करने वाला नहीं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अनामिका उस पुराने कुएं को देखकर वहां चली जाती है कूदने के लिए। वहां वो दोनों तरफ देखती है, फिर अपने दिल को मार के उस कुएं में वो कूद जाती है। कुएं में अचानक पानी पूरा भर आता है और वो पानी अनामिका को कुएं से बाहर धकेल देता है। कुछ देर बाद अनामिका को होश आता है। वो सोचती है कि वो मर गई है, इसीलिए कुएं के किनारे से उठती है। अनामिका लेकिन हैरान रह जाती है। तभी अचानक उसे कुएं से आवाज आती है। अनामिका, तुम गर्भवती हो। अपनी जान देने की बात बिल्कुल मत सोचो। अब से तुम्हारा बेटा तुम्हारे बारे में सोचेगा। तुम्हें खुश रखने के लिए ही वो आ रहा है। कुछ दिन और बर्दाश्त करो, फिर सब समस्या समाप्त हो जाएगी। कुएं की ऐसी बातें सुन के अनामिका हैरान रह जाती है, लेकिन गर्भवती है ये सुनकर वो बहुत खुश भी होती है। खुशी खुशी घर लौट जाती है। जाकर अपनी सासू माँ और पति को गर्भवती होने की खबर सुनाती है, लेकिन इस बात से वो खुश नहीं होते हैं। शारदा को पता था कि बहू गर्भवती है, उसके बावजूद उससे ज्यादा काम कराने लगती है। अनामिका फिर भी सारा कष्ट सहन कर लेती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देके ये लड़की कितनी खुश है। मैं इसकी खुशी इसके चेहरे पे देख सकती हूँ। इसने मेरे बेटे को फंसा लिया है इस घर में रहकर। कितनी कोशिश की भगाने का, पर फिर भी गई नहीं। अब बच्चे के साथ खुश रहना मैं इसका निकालती हूँ। मैं जाके उस पुराने कुएं में इस बच्चे को फेंक कर आऊंगी, फिर देखती हूँ ये क्या करती है। ऐसा सोचती है शारदा और फिर उस बच्चे को जो सो रहा था उसे नींद की हालत में ले जाके कुएं में फेंक देती है। बच्चा जब कहीं नहीं मिलता है, अनामिका ये देखकर पागल हो जाती है। वो बहुत ढूंढती है और फिर ना मिल पाने से वो बहुत रोने लगती है। फिर दिल का दर्द वो उस कुएं को बताने के लिए जाती है। आपने कहा था मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब तो मेरा बच्चा ही मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैंने क्या पाप किया कि ऐसी जिंदगी है मेरी। बुरा मत मानो अनामिका, तुम्हारा संतान मेरे पास है। ये लो तुम्हारा बच्चा। कुएं ने ऐसा कहा, फिर कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आया और अनामिका का बच्चा बाहर निकल आया। जैसे अनामिका घर के अंदर घुसती है, अनामिका के हाथ में उसका बच्चा देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। 1 साल निकल जाते हैं ऐसे ही। फिर अनामिका के 2 बच्चे हैं। कई बार शारदा ने कोशिश की अनामिका के बच्चों को कुएं में फेंकने की, पर बार दोनों बच्चे वापस आ जाते थे। ये देखकर शारदा बड़ी आश्चर्य होती थी। हमेशा की तरह फिर से एक बार शारदा दोनों बच्चों को कुएं में फेंक देती है और घर ना जाके वहीं पेड़ के पीछे खड़े होकर देखने लगती है। वो देखती है कि अनामिका वहाँ आकर पूछती है। उसके बच्चे कुएं के अंदर से निकल आते हैं और उन बच्चों को लेकर अनामिका फिर से घर वापस लौट जाती है। अब शारदा अपनी बहू से डरने लगती है। इसी दौरान शारदा के पैर फिसल जाते हैं और वो कुएं के अंदर गिर जाती है। अरे बहू अनामिका, बचाओ बचाओ मुझे, मैं मर गई। बहू अनामिका। सासू माँ की आवाज सुन के अनामिका भाग के आती है और फिर उस कुएं से विनती करने लगती है अपनी सासू माँ के लिए। कुएं का पानी ऊपर उठ जाता है और सासू माँ शारदा उससे बाहर निकल आती है। इसके बाद शारदा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपनी बहू अनामिका से वो माफी मांगने लगती है। सासू माँ के अंदर ऐसा बदलाव देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। उसके बाद से अनामिका अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। रमेश और शारदा भी अनामिका का ख्याल रखने लगते हैं और बच्चों के साथ पूरा परिवार खुश रहता है।